तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। सबसे पहले बच्चों वेन डायग्राम को डिफाइन कर लेते हैं। क्या होता है वेन डायग्राम? इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट। बच्चे वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल यू से और कैपिटल फाई से। इज रिप्रेजेंटेड बाई points within the rectangle and its subsets are represented by points in closed curve। क्लोज कर्व का मतलब क्या होता है? यूजुअली सर्कल। यूजुअली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। विद इन द रेक्टेंगल। कहने का क्या मतलब है बच्चों कि वेन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक रेक्टेंगल से। और जो यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सर्कल से। ठीक है, अभी समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बच्चे एक यूनिवर्सल सेट ले लिया U। इसको हमने क्या बोल दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड एक सेट हमने ले लिया ए सेट क्या ले लिया? 2 4 6 8 10। यहाँ पे तो ऑब्वियस है कि जो ए सेट है इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चे क्या है कि इसमें क्या है कि जो हमारा 3 हो गया, जितने भी ऑड नंबर्स हो गए ना 7 9 1, ये यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट है बट सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। ए सेट के सभी एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है? यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, अब बच्चे अगर इसको ना हमें एज अ वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट और सेट ए को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे क्या कि एक रेक्टेंगल बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और एक सर्कल बना लेंगे ऐसे। रेक्टेंगल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को, तो ऐसे लिख लेंगे। अब बच्चे यूनिवर्सल सेट में जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो सभी पॉइंट्स किसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को। इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स किसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस सर्कल के एलिमेंट को, मीन्स सेट ए के एलिमेंट को। जैसे ये देखो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये पॉइंट है, इसको हमने 1 बोल दिया। फिर 2 पॉइंट को हमने यहाँ ले लिया। अब देखो, जो 2 एलिमेंट है ये यूनिवर्सल सेट के भी अंदर है, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये तो यूनिवर्सल सेट इस रेक्टेंगल के अंदर है। तो 2 किसका हो गया एलिमेंट? यूनिवर्सल सेट का भी हो गया, और 2 किसका हो गया? सेट ए का भी हो गया, बिकॉज ये जो सर्कल है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया? 3 को यहाँ रख लिया, फिर 4 को अंदर कर लिया, फिर 5 को यहाँ पे रख लिया, फिर 6 को अंदर कर लिया, फिर 7 को यहाँ रख लिया, 8 को अंदर कर लिया, फिर 9 को यहाँ रखा, फिर 10 को हमने अंदर कर लिया। अब तुम देखो, ये जितने नंबर्स लिखे हैं ना 1 से लेकर 10 तक, ये सभी नंबर्स किसके अंदर है? इस रेक्टेंगल के अंदर है, इनक्लोज्ड हैं ये सभी नंबर। इसका मतलब कि 1 से लेकर 10 तक ये सभी नंबर्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं, जो कि होना भी चाहिए, बिकॉज यूनिवर्सल सेट में क्या 0 से 10 तक ये सभी नंबर्स हैं। अब सेट ए में देखते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं? इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10। तो देख लो, ये जो हमारा सर्कल है ये सेट ए है, इसके अंदर देख लो 2 4 6 8 10 ये नंबर्स आ गए। अब अगर तुम एक मिनट के लिए ना सर्कल भूल जाओ तो ये बाकी जितने भी नंबर्स हैं ये तो रेक्टेंगल के अंदर है ही। ये सर्कल भी क्या हमारा रेक्टेंगल के अंदर है, तो सर्कल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो भी रेक्टेंगल के अंदर है। कहने का मतलब क्या है कि इस सर्कल में ये आ गए 5 एलिमेंट्स जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, और ये टोटल देखोगे इसके अंदर ये 10 एलिमेंट्स आ गए जो कि यूनिवर्सल सेट ए के एलिमेंट है। ठीक है ना, एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल 2 में देखते हैं। मान लेते हैं कि बच्चों हम लोग यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 से लेके 10 तक, 3 4 5 6 7
8, 9, 10, ये 10 एलिमेंट्स हमने ले लिया यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। अब एक सेट हमने ले लिया ए, इसको हमने बोल दिया 2, 4, 6, 8, 10, चलो बोल दिया। और एक सेट हमने ले लिया बी, सेट हमने ले लिया 4, 6, ठीक है। अब देखना, अगर मैं इसका ना यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करूं, मतलब इस तीनों सेट को मैं अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा। ये तो रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए आ गया। अब यहाँ पे बच्चे दो दो सेट है, एक तो सेट ए है हमारे पास और दूसरा सेट बी है हमारे पास। तो सेट ए और बी, और फिर हमें क्या दिख रहा है कि सेट ए और सेट बी, एक काम करते हैं कुछ एलिमेंट्स और इसमें डाल देते हैं, सेट बी में इसमें डाल देते हैं 7 भी डाल देते हैं। अब जो सेट ए है और सेट बी है, इसमें बच्चे ये दो एलिमेंट कॉमन है, ये 4, 6 देखना कॉमन है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या कि ए हमारा जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, एंड जो बी हमारा सेट है ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ये दो बात क्लियर है। अब हमने क्या किया, सेट ए बनाया ऐसे, देखना, फिर सेट बी बनाया ऐसे। एक को हमने क्या बोला, सेट ए, इसको हमने क्या बोला, सेट बी। अब ये दोनों जो सेट है इसको हमने ओवरलैपिंग किया। ओवरलैपिंग क्यों किया, बिकॉज सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। तो अगर इन दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तो बच्चे ये दोनों सेट आपस में ओवरलैप करेगा, और जो ओवरलैपिंग पोर्शन है ना, ये जो ओवरलैपिंग पोर्शन है इसी में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। मतलब ये दो एलिमेंट कॉमन है ना 4 और 6, तो एक एलिमेंट आ गया यहाँ 4, एक एलिमेंट आ गया हमारा 6, ठीक है। उसके बाद बी सेट में तो 3 एलिमेंट है 4, 6 एंड 7, तो यहाँ पे डाल दिया 7। और ए सेट में क्या है, 2 भी है तो यहाँ पे डाल दिया 2, फिर 8 भी है तो यहाँ पे डाल दिया 8, फिर 10 भी है तो यहाँ पे डाल दिया 10। और पूरे यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ पे डाल दिया 1, 2 तो आ ही गया, फिर 3 नहीं आया तो यहाँ पे 3 डाल दिया, फिर 4 आ गया, फिर 5 नहीं आया तो यहाँ पे 5 डाल दिया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 नहीं आया तो 9 डाल दिया। बेटा ये करेक्ट हमारा क्या बन गया, एक वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया इन तीनों सेट्स के लिए, यूनिवर्सल सेट्स के लिए, सेट ए के लिए एज वेल एज सेट बी के लिए। बात को सुनना ध्यान से, क्या किया, सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसके बाद सेट ए एंड सेट बी के लिए हमने 2 सर्कल्स ड्रॉ किए, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि जो हमारा सेट ए है इसको देखो, पहले तुम इसको देखो, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, तो देख लो। इस पोर्शन को नहीं देखो, ये जो सेट बी वाला पोर्शन है ना, एक मिनट के लिए इसको भूल जाओ। तुम देखो 2, 4, 6, 8, 10 ये सेट ए में आ गए। फिर सेट बी में देखो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 4, 6 एंड 7, तो देखो 4, 6 एंड 7 ये सेट बी में आ गए। और यूनिवर्सल सेट में देखोगे तो इन दोनों सर्कल्स के अंदर जो एलिमेंट है वो भी तो यूनिवर्सल सेट में है ना। यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, फ्रॉम 1 to 10, तो देख लो सर्कल के अंदर और सर्कल से बाहर मिला के सारे नंबर्स क्या हो गए, 1 to 10। कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट आ गए 1 to 10। सेट ए में एलिमेंट कितने हैं, 5 एलिमेंट्स, वो आ गए ये 5 एलिमेंट सेट ए में। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स, ये देख लो सेट बी में 3 एलिमेंट्स आ गए। और सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 4 एंड 6। तो जो सेट ए और सेट बी का जो ओवरलैपिंग रीजन है उसी में हम डालेंगे कॉमन एलिमेंट। अब अगर तुम इस 4 को देखोगे तो ये जो 4 है ये तो इस सर्कल में भी आ रहा है, सेट ए के सर्कल में भी आ रहा है, और ये 4 सेट बी के सर्कल में भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो 4 है ये हमारा कॉमन एलिमेंट है सेट ए का भी एंड सेट बी का भी। ये जो 6 है ये सेट ए के सर्कल में भी है और ये सेट बी के सर्कल में भी है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा एलिमेंट 6 है ये सेट ए में भी है, सेट बी में भी है। अब अगर तुम इस 7 को देखोगे, इस पॉइंट को देखो बच्चे, ये सिर्फ सेट बी में है। इसका मतलब कि जो 7 है सेट बी का तो एलिमेंट है बट सेट ए का एलिमेंट नहीं है। इसीलिए तो देखो ना, ये ए के सेट ए के सर्कल में 7 नहीं आ रहा है। ये जो 2 है ये सेट ए के सर्कल में आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि 2 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है बट बी का एलिमेंट नहीं है। और ये सभी नंबर्स जो देख रहे हो ना 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है, ये सभी नंबर्स इस रेक्टेंगल के अंदर है। इसका क्या मतलब है कि ये सभी नंबर्स क्या है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है। रेक्टेंगल के अंदर जो भी नंबर्स आएंगे वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे।
सेट ए के अंदर, मतलब इस सेट ए के क्रॉसपॉन्डिंग सर्कल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सेट ए के एलिमेंट होंगे। सेट बी के क्रॉसपॉन्डिंग सर्कल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सेट बी के एलिमेंट होंगे। और सेट ए और सेट बी के क्रॉसपॉन्डिंग सर्कल का जो ओवरलैपिंग रीजन होगा उसमें जो नंबर्स आएंगे, जैसे ये ओवरलैपिंग रीजन है, इसमें जो नंबर्स आएंगे वो नंबर सेट ए में भी होंगे एज वेल एज सेट बी में भी होंगे। इस बात को समझना है। क्लियर है ये बात? तो ये हो गया बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब आते हैं हम लोग बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल 3 में क्या है इसको देखो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने, अब ये तो मैंने तुम्हें दिखा दिया नंबर्स डाल के, पॉइंट्स डाल के कैसे हम यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट और उसके क्रॉसपॉन्डिंग सबसेट को हम कैसे लिखते हैं, ये सब बता दिया तुम्हें। अब अगर मैंने एक ऐसा वेन डायग्राम बनाया, देखो ऐसा बनाया वेन डायग्राम, तो ये जो रेक्टेंगल है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। तो यहाँ पे तो यू लिख दिया। अब बच्चे यहाँ पे हमने ये लिख दिया सेट बी। ये जो सर्कल है ना हमारे पास, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, सर्कल नहीं है ये ओवल है। तो हम लोग सेट को क्या करते हैं, सर्कल से भी ड्रॉ करते हैं और ऐसे इलिप्टिकल ऐसे भी ड्रॉ करते हैं सबसेट को। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला जो दिख रहा है ना ओवल, इसको हमने सेट बी बोल दिया और इसके अंदर ये छोटा वाला जो ओवल है इसको हमने सेट ए बोल दिया। अब तुम ऐसे बताओ, जो सेट ए है ये सेट बी के अंदर लाई कर रहा है, तो इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? सेट बी में भी होंगे। और ये सेट बी किसके अंदर लाई कर रहा है? यूनिवर्सल सेट के अंदर। और सेट ए भी यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा सेट ए होगा ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, बिकॉज सेट ए क्या है, इस रेक्टेंगल के अंदर है। फिर जो सेट बी है ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, बिकॉज जो सेट बी है ये भी रेक्टेंगल के अंदर है। उसके बाद जो सेट ए के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारा सर्कल है या ओवल है, बच्चे कहने का मतलब है कि यहाँ तुम ऐसे देखो, लॉजिक क्या है इसको समझो। ये जो सेट ए के क्रॉसपॉन्डिंग ये जो ओवल है या जो सर्कल है, ये तो सेट इस बड़े सर्कल बी के अंदर है। इसका कहने का मतलब है कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो सेट ए है और ये जो सेट बी है ये तो दोनों रेक्टेंगल के अंदर है। इसका कहने का मतलब है कि सेट ए के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, सेट बी के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। तो अगर सेट ए के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है तो सेट ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। सेम लाइन में सेट बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। एंड जो बच्चे जो सेट ए है ये तो सेट बी के अंदर है, तो इसका मतलब जो सेट ए है ये सेट बी का भी सबसेट है। इस बात को समझना है। ठीक है, अब आते हैं, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब आते हैं एग्जाम्पल 4 में। एग्जाम्पल 4 में हम लोग क्या करते हैं, हमने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि ऐसे ले लिया, एक सर्कल ऐसे ले लिया और एक सर्कल ऐसे ले लिया। यहाँ पे इसको यूनिवर्सल सेट बोल दिया, इसको हमने सेट ए बोल दिया, इसको हमने सेट बी बोल दिया। मतलब ये वाला जो सर्कल है ये सेट ए के क्रॉसपॉन्डिंग सर्कल है और ये जो सर्कल है ये सेट बी के क्रॉसपॉन्डिंग सर्कल है। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इस वेन डायग्राम को देखकर बताओ कि सेट ए सेट बी का सबसेट है क्या, तो तुम्हारा आंसर होगा नो। क्यों? बिकॉज अगर सेट ए सेट बी का सबसेट होता तो सेट ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट होते। इसी बात को हम यूनिवर्सल वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो सेट ए का जो सर्कल होता ना ये सेट बी के अंदर होता, तभी हम बोलते हैं कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। बट सेट ए का सर्कल और सेट बी का सर्कल, ना ही सेट ए का सर्कल सेट बी के अंदर है, ना ही सेट बी का सर्कल सेट ए के अंदर है। इसका मतलब कि ए बी का सबसेट नहीं है एंड बी भी ए का सबसेट नहीं है। इसको समझो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सेट ए और सेट बी में कुछ ये रीज़न क्या आ रहा है, ओवरलैपिंग आ रहा है। कहने का मतलब है कि इस रीज़न में अगर कोई एलिमेंट आएगा ना तो वो सेट ए में भी होगा एंड सेट बी में भी होगा। मतलब ये है बच्चों कि ये दोनों जो सेट है ना जॉइंट सेट है,
जॉइंट सेट का मतलब है कि इन दोनों सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तभी ये आपस में ओवरलैप कर रहा है। अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो ये ओवरलैप नहीं करता। ठीक है, ये जो रीज़न है, इस रीज़न में कोई भी एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट सेट ए में भी, मतलब सेट ए के सर्कल में भी होगा, एज वेल एज सेट बी के सर्कल में भी होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका ये मतलब होगा कि फिर दोनों सेट क्या हो जाएगा, आपस में ओवरलैप हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग का मतलब कॉमन एलिमेंट आ जाएगा। सेट ए के क्रॉसपॉन्डिंग सर्कल इस रेक्टेंगल के अंदर है, इसका मतलब जो सेट ए है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सल सेट के तो सभी सबसेट होते हैं। सेट बी जो है वो भी क्या है, सेट बी के क्रॉसपॉन्डिंग भी जो सर्कल है वो रेक्टेंगल के अंदर है। इसका मतलब है कि जो सेट बी है वो भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। एंड ए सेट क्या ये बी सेट का सबसेट है? नहीं है। बी सेट क्या ए सेट का सबसेट है? नहीं है। यहाँ पे क्या है, सेट ए एंड बी, ए एंड सेट ए एंड सेट बी, ये जो दोनों जो सेट है ना बच्चों, ये जॉइंट सेट है। यहाँ पे क्या है, जॉइंट सेट है। जॉइंट सेट है इसलिए क्योंकि ये जो रीज़न देख रहे हो ना, ये कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है इसका मतलब इस रीज़न में कोई भी एलिमेंट आएगा वो ए में भी होगा एज वेल एज बी में भी होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। अगर बच्चे हमने वेन डायग्राम ऐसे बनाया, एक सेट ए तो यहाँ पे ले लिया और सेट बी को हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इसको बच्चे हमने सेट ए बोल दिया, इसको हमने सेट बी बोल दिया, और ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब एक बात ये बताओ कि सेट ए का कोई भी पोर्शन सेट बी के अंदर है क्या, या सेट बी का कोई भी पोर्शन सेट ए के अंदर है क्या? नहीं है। ये दोनों सेट क्या बच्चे, आपस में डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट बोलने का मतलब कि सेट ए और सेट बी, इन दोनों सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये दोनों में अलग अलग एलिमेंट होंगे, कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। फिर सेट ए के क्रॉसपॉन्डिंग जो सर्कल है इस रेक्टेंगल के अंदर है, इसका मतलब सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। फिर ये जो सेट बी के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारा सर्कल है इस रेक्टेंगल के अंदर है, इसका मतलब सेट बी इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो हम क्या बोलेंगे, ए जो है हमारा सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, बी जो हमारा सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ये दोनों तो होगा ही सबसेट यूनिवर्सल सेट का। और ये दोनों जो सेट है ना, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है दोनों सेट में। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स के बीच में क्या क्या ऑपरेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। इसका क्या मतलब है, देखो हमने माना कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, then the union of A and B is the set of all those elements which belongs either to A or to B or to both A and B। कहने का क्या मतलब है बच्चे, अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, इन दोनों सेट का अगर हमने यूनियन लेना है तो उसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो तुम सिंबल देखो, ए यूनियन बी, इसे हम कैसे रीड करते हैं, रीड एज
ए यूनियन बी, इसे हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। ये जो लिखा है ना, इसे हम रीड करेंगे ए यूनियन बी। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ ये क्या है, तो तुम बोलोगे ये एक सेट है। दो सेट का जब हम यूनियन लेते हैं ना, तो हमें जो मिलता है वो सेट ही मिलता है। जैसे दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नंबर मिलता है। दो नंबर को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो अगर दो सेट्स के बीच में कोई ऑपरेशन लेते हैं तो जो रिजल्टिंग हमें मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो एक सेट मिलेगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हमारा सेट है। अब ए यूनियन बी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब मतलब समझो, ए यूनियन बी सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे ना, वो या तो ए का होगा या तो बी का होगा। बहुत सिंपल से वर्ड में बोल रहा हूँ, या तो ए का होगा या तो बी का होगा या तो दोनों का होगा। अब एग्जाम्पल से समझ जाओगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बच्चे एक सेट ए ले लिया, इसको हमने क्या बोल दिया, 1 2 3 4 5। एंड एक बी सेट ले लिया हमने, इसको बोल दिया 4 5 6 7। ये दो सेट हो गए। अब इन दोनों का यूनियन लिया, तो यूनियन में क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट सेट ए के हैं ना, उन सभी को लिख दो। लिख दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चे, ये जो 4 5 है ना, यहाँ पे भी देखो सेट ए में भी प्रेजेंट है एंड सेट बी में भी प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, ये जो 4 5 है ये ए और बी का कॉमन एलिमेंट भी लिख दिए, और ए के जो बचे हुए एलिमेंट है 1 2 3 वो भी लिख दिया। अब कौन सा बी का एलिमेंट बचा, 6 7, तो उसको भी लिख देंगे 6 7। तो ये हमारा यूनियन आ गया। यूनियन में बच्चों क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट लिख दो, बी के भी सारे एलिमेंट लिख दो, और जो कॉमन एलिमेंट है ना उसको भी लिख दो। ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट को भी लिख दो। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ए के भी सारे एलिमेंट लिख दो, बी के भी सारे एलिमेंट लिख दो, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बच्चों यूनियन। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया यूनियन, ए यूनियन बी। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास सेट ए लिखा हुआ है 1 2 3 एंड बी लिखा हुआ हमारे पास 4 5 6। अब बताओ ए और बी के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, तो आंसर होगा नो। तो कोई बात नहीं है, ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे, ए के सारे एलिमेंट लिख दो 1 2 3 और बी के सारे एलिमेंट लिख दो 4 5 6। तो ये क्या बन गया हमारा, ए यूनियन बी। ठीक है, अब जैसे मान लो थर्ड एग्जाम्पल में देखो, नेचुरल नंबर में बच्चों, अगर नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर हमने नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दिया, और एक हमने एक सेट मान लिया ए, एक सिंगलेटन सेट ले लिया जिसमें सिर्फ हमने ज़ीरो रखा। ठीक है, अगर बच्चे नेचुरल नंबर और इस सेट ए का मैंने यूनियन ले लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर का हमने सेट का और सेट एक सिंगलेटन सेट ज़ीरो का यूनियन ले लिया, तो हमें बच्चे क्या मिल जाएगा, होल नंबर नहीं मिल जाएगा। मीन्स क्या करेंगे, नेचुरल नंबर में ज़ीरो भी डाल दो तो होल नंबर का सेट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। यूनियन लेने का मतलब क्या होता है, मिलाना। मतलब नेचुरल नंबर और ए सेट के एलिमेंट को हमने मिला दिया, तो नेचुरल नंबर में 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, उसमें हमने ज़ीरो भी डाल दिया तो होल नंबर बन गया। ठीक है, अब ये बताओ, रैशनल नंबर और इर्रैशनल नंबर को मिला दोगे, तो मिलाते बच्चे कैसे हैं, जॉइंट कैसे करते हैं सेट को, बार बार बता रहा हूँ। अगर हमने बच्चों यहाँ पे सेट ए और सेट बी का यूनियन लिया है ना, तो सेट ए के ऐसे एलिमेंट को लिखो जो सिर्फ सेट ए में है, और फिर बी के ये एलिमेंट लिख दो जो सेट बी में है, और दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है ना, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है उसको भी लिख दो, जैसे 4 और 5। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि रैशनल नंबर और इर्रैशनल नंबर, अगर इस दोनों को तुमने ज्वाइन कर दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा, रियल नंबर नहीं मिल जाएगा। सभी रैशनल नंबर और सभी इर्रैशनल नंबर को तुमने ज्वाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये रियल नंबर बन जाएगा। मीन्स क्यू यूनियन क्यू कम्प्लीमेंट, ये क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अब कुछ एग्जाम्पल और इसमें देख लो, कुछ नोट देख लो, एक जो तुम्हें याद रखना है। नोट में क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, ये बच्चे इंपॉर्टेंट नोट है। अगर हमने बोला ए यूनियन बी, क्या होता है हमारा? ए यूनियन बी होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये हमारा बच्चे क्या होता है? ए यूनियन बी। अब अगर मैं बोलूँ कि क्लियरली कोई भी एलिमेंट मैं उठा लूँ ए यूनियन बी का, कोई भी एक एलिमेंट उठा लूँ ए यूनियन बी का, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ए यूनियन बी का कोई एक एलिमेंट उठा लूँ तो उसको मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि अगर एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी का तो ये इफ़ एंड ओनली, इसे हम बच्चे क्या बोलते हैं? इस साइन को हम बोलते हैं इम्प्लाइज डैट। क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज डैट। और इस साइन को हम क्या बोलते हैं? इफ एंड ओनली इफ। याद रखना ये दो बात। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी हमने एलिमेंट उठा लिया ना ए यूनियन बी का, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट या तो ए का होगा और या तो बी का होगा। अगर x हमारा एलिमेंट है ए यूनियन बी का, इफ़ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। नहीं समझ में आया तो यहाँ से एग्जाम्पल लो, कोई भी एक हमने सेकेंड वाला एग्जाम्पल उठाया। ए यूनियन बी का हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया, वन लिया, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि ये जो वन है किसका एलिमेंट है? ए यूनियन बी का। तो वन या तो सेट ए का एलिमेंट होगा या तो सेट बी का एलिमेंट होगा। जैसे ये फोर है, फोर तो दोनों का एलिमेंट है। फोर यहाँ पे इसमें फोर दोनों का एलिमेंट नहीं है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है। अगर मान लो हमने फोर ले लिया तो फोर मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि फोर जो होगा वो या तो सेट ए का एलिमेंट होगा या तो बी का होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने फोर लिया तो फोर तो दोनों का एलिमेंट है, सेट ए का भी एलिमेंट है एज वेल एज सेट बी का भी एलिमेंट है। तो भी हम बोल सकते हैं कि ये फोर क्या होगा? या तो सेट ए का एलिमेंट होगा या तो सेट बी का एलिमेंट होगा। बड़े आराम से बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठाया ए यूनियन बी का, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर x एलिमेंट है ए यूनियन बी का, इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन क्या अप्लाई है कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। बच्चे ये डबल इम्प्लीकेशन होता है। क्या होता है ये? डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ से ये लेफ़्ट से तुम राइट जाओ ट्रू मिलेगा, राइट से लेफ़्ट जाओ, ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, अगर ये ट्रू है ना तो फिर ये ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू है तो फिर ये ट्रू होगा। ये मतलब होता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है बच्चे कि अगर हमारे पास x एलिमेंट है ए यूनियन बी का, तो x ए का भी एलिमेंट होगा। और का मतलब हिंदी में क्या होता है? या। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी। बहुत ओवर एक्सप्लेनेशन कर दिया मैंने इसका। एंड और दूसरा लेते हैं, अगर मैंने बोला कि x जो है वो ए यूनियन बी का एलिमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन सी बात सोचो कि अगर x ए यूनियन बी में प्रेजेंट नहीं है, अगर x हमारा ए यूनियन बी में प्रेजेंट नहीं है तो x ए में भी प्रेजेंट नहीं होगा, बी में भी प्रेजेंट नहीं होगा। बिकॉज अगर x किसी एक सेट में प्रेजेंट होता तो ए यूनियन बी में आता। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये लिया ना, इसमें 7 बताओ, 7 जो हमारा है वो एलिमेंट नहीं है ए यूनियन बी का। देखो इसमें यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, तो फिर हम गारंटी ले सकते हैं कि जो 7 है वो सेट ए का भी एलिमेंट नहीं होगा एंड बी का भी नहीं होगा। किसी एक का एलिमेंट होता ना तो वो तो आ जाता ना ए यूनियन बी में। तो 7 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। इस बात को समझना है। तो x अगर a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है तो ये क्या इंप्लाई करेगा? इफ़ एंड ओनली इफ x एलिमेंट नहीं होगा किसका? a का, एंड x जो होगा वो एलिमेंट नहीं होगा किसका? b का। इस बात को समझना है। ठीक है, अब बच्चों वेन डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम ऑफ
यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम देख लेते हैं। इसको देखो, फर्स्ट में लिया हमने बच्चे, ऐसे करके बना लिया। ये सेट ए हो गया हमारा और ये सेट बी हो गया हमारा। अब देखो क्या है इस केस में, ए एंड बी क्या है हमारा, ए एंड बी आर जॉइंट सेट्स। इस केस में क्या है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। बच्चे इस केस में ए और बी क्या हमारा जॉइंट सेट है इस केस में, और इस केस में ए और बी क्या हमारा डिसजॉइंट सेट है। अब बात देखो, चाहे सेट जॉइंट हो, जॉइंट कब होता है, जब दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट आता है तो सेट क्या होता है, जॉइंट होता है। अगर दो सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, वो डिसजॉइंट। इसका मतलब है इस केस में हमारे पास सेट ए और सेट बी के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इस केस में सेट ए और सेट बी के बीच में कॉमन एलिमेंट है। अब अगर हमें यूनियन ऑफ सेट ए यूनियन बी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में, तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को अगर हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे कि कंप्लीट ए की शेडिंग कर देंगे ऐसे करके, और बी की शेडिंग कर देंगे ऐसे। शेडिंग करने का मतलब क्या हुआ, ये शेडिंग जो मैंने किया ना, सेट ए और बी कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इस शेडिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो ए यूनियन बी में होंगे। वो क्या होंगे, ए यूनियन बी में होंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई एलिमेंट आता है, सपोज दैट ये पॉइंट एलिमेंट आता है, वो सेट ए का एलिमेंट होगा, तो ए का एलिमेंट होगा तो ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट आता है तो सेट बी का एलिमेंट होगा, तो वो ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा। इधर कोई एलिमेंट आता है तो वो दोनों के कॉमन रीजन में आ रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट सेट ए में भी होगा और बी में भी होगा, तो फिर ए यूनियन बी में भी होगा। तो ये हमारा बच्चों ए यूनियन बी की शेडिंग है। इस केस में दोनों जो सेट है हमारा क्या है, दोनों सेट जॉइंट सेट है, मीन्स ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट है। और यहाँ पे ये शेडिंग जो है ये ए यूनियन बी की है, ए और बी दोनों को शेड कर दिया। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि सेट ए के सभी एलिमेंट ले लो, सेट बी के सभी एलिमेंट ले लो, दोनों के कॉमन एलिमेंट भी ले लो। तो यहाँ पे सेट ए और सेट बी में तो कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर हमने क्या किया, सेट ए के सभी एलिमेंट को कंसीडर कर लिया, फिर हमने सेट बी के सभी एलिमेंट को कंसीडर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे बच्चों अगेन कुछ नोट हम लोग देखते हैं। नोट में फर्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पे ये सब जो नोट लिखवा रहा हूँ ना, ये कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आईक्यू है। ये सब जो नोट है ये सिंपल आईक्यू है। अब ये बताओ, ए जो होगा वो सबसेट नहीं होगा ए यूनियन बी का, ये कोई नोट वोट नहीं है, सिंपल आईक्यू है। सिंपल आईक्यू से बताओ, ए यूनियन बी में तो ए और बी के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ए यूनियन बी में सेट ए के भी सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सेट बी के भी सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और दोनों के कॉमन एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है। तो ए जो सेट होगा, क्या ए यूनियन बी का सबसेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो सेट बी होगा वो भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मान लो हमने सेट ए ले लिया, 1 2 3 ले लिया, एंड एक सेट हमने बी ले लिया, बी को हमने बोल दिया 3 4 5। सबसे पहली बात कि ये दोनों सेट क्या हमारा जॉइंट सेट है। क्यों जॉइंट सेट है? बिकॉज दोनों में कॉमन एलिमेंट है 3, तो ये सेट क्या हो गया, जॉइंट हो गया। अब अगर मैं ए यूनियन बी लेता हूँ तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5, कॉमन एलिमेंट भी लिख दिया, और ए के बचे हुए एलिमेंट 1 2 को भी लिख दिया, यहाँ बी का कॉमन एलिमेंट लिख दिया, और बी का बचा हुआ एलिमेंट 4 5 को भी लिख दिया, तो ए यूनियन बी हो गया। अब तुम देख के बताओ
कि जो हमारा सेट ए है, क्या ए यूनियन बी का सबसेट नहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्लियरली। ए में कितने एलिमेंट है? 3। यहाँ भी देखो 1 2 3 यहाँ प्रेजेंट है, तो ए क्या हमारा सबसेट है यूनियन बी का। एंड जो हमारा सेट बी है, बी में है ना 3 4 5, यहाँ भी है 3 4 5, तो जो बी हमारा ये भी सबसेट है किसका? ए यूनियन बी का। समझ में आ गई होगी बात। ये हो गया हमारा नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 देखो बच्चों, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A is the subset of B, then A union B is equals to B. Also, if B is the subset of A, then A union B is equals to A. बच्चों यहाँ भी ये जो मैंने नोट 2 लिखवाया ना, ये भी सिंपल आईक्यू है। अगर ए सेट जो है वो बी का सबसेट है तो फिर ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? सेट बी आ जाएगा। और अगर बी सेट जो है वो ए का सबसेट है तो अगेन ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? सेट ए। कैसे? वो देख लो, एग्जाम्पल से देखो। अगर हमने सेट ए ले लिया, मान ले लिया 1 2 3 ले लिया हमने, एंड हमने एक सेट बी ले लिया 1 2 3 4 5 ले लिया। अब तुम ये बताओ, ए जो सेट है वो बी का सबसेट है, ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो ए क्या हो गया हमारा? बी का सबसेट है। देन अब अगर ए यूनियन बी में लिखता हूँ तो ए के सभी एलिमेंट आएंगे 1 2 3, ठीक है, आ गया 1 2 3, और बी का बचा हुआ एलिमेंट क्या? 4 5, वो भी आ गया। तो ये किसके इक्वल मिला? ये सेट बी के इक्वल नहीं मिल गया। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा बच्चे? सेट बी। और ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, एग्जाम्पल 2 लेते हैं, उल्टा करते हैं। मान लो ए सेट को हमने ले लिया 1 2 3 4 5 ले लिया, एंड बी सेट को हमने ले लिया 1 2 3। अब बताओ ए सेट यहाँ क्या है? बी सेट जो है हमारा वो ए का सबसेट है। देख लो बी सेट के तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है ए में, तो यहाँ पे क्या होगा? ए यूनियन बी लोगे तो क्या हो जाएगा? अगेन इस बार ए आ जाएगा 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही होगी। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये कोई प्रॉपर्टी वगैरह है नहीं, ये सब सिंपल आईक्यू है। एक थर्ड भी देख लो, थर्ड रहने दो अभी, आगे ना हम लोग इंटरसेक्शन में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थर्ड में यूनियन वाली प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ। इफ़ हमारे पास n सेट्स हैं, एक तो सेट है हमारे पास A1, दूसरा सेट हमारे पास A2, तीसरा सेट हमारे पास A3, ऐसे करके अज्यूम हमने कर लिया कि हमारे पास टोटल n सेट्स हैं। ये A1 क्या है? ये पहला सेट है। A2 क्या है? ये दूसरा सेट है। A3 क्या है? ये हमारा तीसरा सेट है। ऐसे करके टोटल हमारे पास कितने सेट्स हैं? n सेट्स हैं। इज अ फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स, देन their union is denoted by, ऐसे करते हैं बच्चे, u एक बड़ा सा u और इसके नीचे i इज इक्वल्स टू 1 से लेके n, और यहाँ पे ai। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो पहला सेट है ना, i की जगह 1 डालो तो पहला सेट आ गया A1, फिर यूनियन डालो, फिर i की जगह 2 डालो तो A2 आ गया, फिर यूनियन डालो, फिर i की जगह 3 डालो तो क्या हो जाएगा? A3 डालो, फिर यूनियन डालो। कहाँ तक? i का वैल्यू कहाँ तक डालोगे? n तक, तो an। ये मतलब हो गया। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर हमारे पास n सेट्स हैं, कितने सेट्स हैं? n सेट्स हैं, तो हम n सेट्स के यूनियन को कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, ये टोटल हमारे पास कितने सेट्स हो गए, n सेट्स हो गए। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं। देखो अब बच्चों कुछ ना प्रॉपर्टी देख लेते हैं यूनियन का। Some properties of the operations of union। बच्चों ये जितनी भी अभी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ ना, को कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ एक बार सुन लो, समझ लो, याद हो जाएगा। बिल्कुल ऑब्वियस सा और बिल्कुल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, कोई रटना नहीं है। अब एक सिंपल लॉजिक से आप बता सकते हो कि ए सेट का बी सेट के साथ यूनियन ले या बी सेट का ए सेट के साथ यूनियन ले, दोनों इक्वल होगा। ए सेट में बी सेट को मिलाए या बी सेट में ए सेट को मिलाए, ये दोनों इक्वल होगा। तो ये कोई याद तो रखना नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गया कि ए यूनियन बी, पहले हम ए यूनियन बी ले लें, फिर यूनियन सी ले लें। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। सबसे पहले इन दो ए और बी का यूनियन लें, फिर इन दोनों के यूनियन का यूनियन ले लें सी से, या पहले क्या करें, बी यूनियन सी ले, इसका यूनियन ए के साथ ले लें, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। तीसरा हो गया हमारा, किसी भी सेट का अगर मैं यूनियन ले लूँ एक नल सेट के साथ, नल सेट में तो कुछ भी नहीं होता है, तो अगर मैं ए सेट का यूनियन ले लूँ नल सेट के साथ, तो क्या ए में कुछ ऐड होगा, क्या कुछ भी ऐड नहीं होगा, बिकॉज नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये सेट ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हमारा, फाई, ये जो नल सेट है ना, यही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। दुनिया के किसी भी सेट के साथ अगर तुम नल सेट का यूनियन लेते हो तो क्या वो सेट चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। उसके बाद ए सेट का अगर मैं यूनियन ले लूँ ए सेट के साथ, ए सेट के एलिमेंट को ए सेट से ही मैं मिला दूँ, तो क्या मिलेगा हमें, सेट ए मिलेगा। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। और ऐसे ये जो लॉ है इसके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो भी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ बच्चों, ये तो बिल्कुल बेसिक आईक्यू है, इसे एक बार सुन लोगे याद रहेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लो, अगर मैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन ले लूँ ए सेट के साथ, वेयर ए इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो क्या मिलेगा हमें, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट मिलेगा, ये यूनिवर्सल सेट मिलेगा। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट का लॉ है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल 12 देखते हैं। एग्जांपल 12 में क्या है, हमारे पास एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है। क्या बोल रहा है, फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालो। तो सेट ए हमारे पास क्या है, सेट ए हमारे पास है 2 4 6 8, एंड बी सेट क्या हमारे पास 6 8 10 12। सबसे पहले मैं अगर पूछूं कि ये दोनों सेट ज्वाइंट है या डिसज्वाइंट है, तो बच्चे ये दोनों सेट ज्वाइंट है। क्यों है दोनों सेट ज्वाइंट, बिकॉज इसमें जो 6 और 8 है ना, ये कॉमन एलिमेंट है।
तो दोनों सेट जॉइंट है। तो ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे? ए के सभी एलिमेंट को लिख दो, लिख दिया 2 4 6 8, और ये जो 6 8 है ये तो कॉमन है बी का, ये भी आ गया। अब बी का बचा कौन सा एलिमेंट? 10 एंड 12, तो उसको भी लिख दो, तो ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, बस ध्यान में क्या रखना है कि जो कॉमन एलिमेंट है ना उसे तुम्हें एक ही बार काउंट करना है। ठीक है, दो बार नहीं लिख देना है कि एक बार सेट ए के तरफ से लिख दिया, दूसरी बार सेट बी के तरफ से लिख दिया, गलत हो जाएगा। एक ही बार तुम्हें क्या करना है, कॉमन एलिमेंट लेना है। सेकंड में आते एग्जाम्पल 13 में। इसमें क्या बोल रहा है बच्चे? ये तो हमारा सेट ए है, सेट बी है। शो डैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। हमें क्या शो करना है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है? सेट ए के इक्वल है। सबसे पहले हमारे पास सेट ए क्या गिवन है बच्चे? सेट ए जो है हमारे पास ये है AEIOU, ये हमारे पास सेट ए है। एंड सेट बी क्या हमारे पास? AIU, ये सेट है। अब तुम ये बताओ कि जो सेट बी है क्या ये सबसेट है सेट ए का? तो बिल्कुल है। देख लो, सेट ए में स्मॉल एलिमेंट, सेट बी में क्या है? AIU, यहाँ भी देख लो ए है, आई है, यू है, ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है। तो बी ए का सबसेट है, तो यहाँ से क्या होगा? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? सेट ए हो जाएगा। ये बताया ना मैंने, यहाँ देखो तुम लोगों को यहाँ बताया, यहाँ पे ये वाला देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी से देखो, इस प्रॉपर्टी से देखो। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट हुआ तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? सेट बी के इक्वल हो जाएगा। और अगर बी ए का सबसेट हुआ तो फिर ए यूनियन बी क्या होगा? सेट ए के इक्वल होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर लेंगे। तो ए यूनियन बी क्या होगा बच्चे? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। अब तुम लेके भी देख लो, ए यूनियन बी लो, तो ए यूनियन बी में तो क्या करेंगे? ए के सभी एलिमेंट लिख दिया, और जैसे ही हमने ए के सभी एलिमेंट को लिखा तो बी का जो ये 3 एलिमेंट है ये तो खुद ही आ गया इसमें, बिकॉज बी के सभी एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, बिकॉज बी ए का सबसेट है, तो खुद ही आ गया, तो हो गया ए यूनियन बी। ये किसके इक्वल आ गया? सेट ए के। अब आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल 14 में। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या गिवन है देखो, एक सेट एक्स लिया, राम, गीता, अकबर, और दूसरा सेट लिया बी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ये 3 स्टूडेंट है, राम, गीता, अकबर, ये क्लास 11th के स्टूडेंट है, हु आर इन हॉकी टीम, जो कि हॉकी टीम में। और एक सेट वाई लिया, इसमें क्या लिया? गीता, डेविड एंड अशोक, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम। ये जो 3 स्टूडेंट हैं ये स्कूल के फुटबॉल टीम में है, ये 3 स्टूडेंट स्कूल के हॉकी टीम में है। तो क्या बोल रहा है? एक्स यूनियन वाई फाइंड आउट करो एंड इंटरप्रेट द सेट, सेट को इंटरप्रेट करो। तो सबसे पहले एक्स यूनियन वाई क्या होगा वो देख लो। एक्स सेट में क्या है बच्चे? राम, गीता, हॉकी, सॉरी राम, गीता, अकबर, राम, गीता, अकबर, ये तो सेट ए में, सॉरी सेट एक्स में है। एंड वाई में क्या है हमारे पास? वाई में है गीता, डेविड एंड अशोक, ये हमारे पास हो गए सेट, ये हो गया हमारे पास सेट वाई में। तो अगर बच्चे एक्स यूनियन वाई लूँगा तो क्या मिलेगा इसमें? ये बताओ, राम, गीता, ये तीनों में ये दोनों सेट क्या हमारा एक डिसजॉइंट सेट है। कोई भी जो प्लेयर है वो हॉकी और फुटबॉल दोनों तो नहीं खेलता है। इसमें राम, गीता, अकबर है, इसमें गीता, डेविड, अशोक है। तो अगर मैं दोनों का यूनियन लूँ तो क्या होगा? राम, गीता, अकबर, उसके बाद क्या होगा? अच्छा गीता तो है यार, प्रेजेंट है, गीता प्रेजेंट है, सॉरी गीता एक्स सेट में भी है और गीता वाई सेट में भी है। इस कहने का क्या मतलब है कि जो गीता है वो फुटबॉल भी खेलती है एज वेल एज हॉकी भी खेलती है, तभी तो दोनों सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों का ये यूनियन लेता हूँ तो क्या मिलेगा? राम, गीता, अकबर हो गया, गीता तो ऑलरेडी आ गई, तो इसका मतलब फिर डेविड और अशोक आएगा। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा ए यूनियन बी। अब इस ए यूनियन बी को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? क्या मतलब है? इसको हम ऐसे बोलेंगे, ये जो एक्स यूनियन वाई है हमारा क्या है? ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ये क्या है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं
फ्रॉम क्लास 11 who are in hockey team or the football team. और बोथ। ये सेट क्या है? ये सेट उन स्टूडेंट का सेट है जो या तो हॉकी टीम में है, या तो फुटबॉल टीम में है, या तो दोनों टीम में है। जैसे अगर राम की बात करें तो राम जो है हमारा किस टीम में है? राम हमारा हॉकी टीम में है। गीता जो है ये हॉकी टीम में भी है और ये फुटबॉल टीम में भी है। क्यों? बिकॉज जो गीता है ये हमारा देख लो सेट एक्स में भी प्रेजेंट है और सेट वाई में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब गीता हॉकी में भी है, हॉकी भी खेलती है, फुटबॉल भी खेलती है। तो यही है बच्चों, ये हमारा हो गया यूनियन ऑफ सेट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ओके।